नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम मनदीप पूनिया है और आप सुन रहे हैं पंजाबी रेडियो यूएसए। मैं एक बार फिर हाजिर हूं नए बुलेटिन के साथ और शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों से। महाराष्ट्र सरकार ने 12वीं पास डिप्लोमा और ग्रेजुएशन करने वाले छात्रों को 8,000, 10,000, 12,000 रुपये की फेलोशिप देने की घोषणा की है। इसके साथ ही हरियाणा में भी एक बड़ी घोषणा हुई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने भी अग्निवीरों को 10% रिजर्वेशन देने की बात कही है। दोनों राज्यों में कुछ महीने बाद, सिर्फ 2 या 3 महीने बाद ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। पश्चिम बंगाल के लीडर ऑफ अपोजिशन और बीजेपी के बड़े नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि हमको सबका साथ सबका विकास वाला नारा बदलना होगा। उन्होंने ये बयान अपना मुसलमान घृणा में दिया है। इसके बाद उनको सफाई भी देनी पड़ी है। इसके अलावा बीजेपी के एक और राज्य के मुख्यमंत्री, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी अपने राज्य में मुसलमानों की बढ़ती संख्या के ऊपर चिंता जाहिर करते हुए वहां के माहौल को कम्युनल बनाने की कोशिश की है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की कुर्सी अब सेफ नहीं बची है। वहां पर मुख्यमंत्री कुर्सी को लेकर संघर्ष तेज हो गया है। उप मुख्यमंत्री यानी कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। केशव प्रसाद मौर्य लगातार योगी आदित्यनाथ के खिलाफ हमलावर हैं और एंटी गुट के माने जाते हैं। दोनों की लड़ाई के बीच में अखिलेश यादव दोनों के मजे ले रहे हैं। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में एक मुहर्रम के जुलूस के दौरान फिलिस्तीन का झंडा लहराने के कारण एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि उसके ऊपर किन मामलों में मुकदमा दर्ज किया है इसकी पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं हुई है, लेकिन फिलिस्तीन के झंडे आज मुल्क में कई मुसलमानों ने लगाए हैं। बांग्लादेश में स्टूडेंट मूवमेंट जोर पकड़ रहा है और रिजर्वेशन के खिलाफ वहां पर एक बड़े आंदोलन में 6 नौजवानों की मौत हो गई है। काफी हिंसक झड़पें देखने को मिल रही हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई का मामला अब 29 जुलाई तक टल गया है। आज उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सीबीआई की गिरफ्तारी को लेकर कहा कि मुख्यमंत्री जनता द्वारा चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, न कि कोई आतंकवादी हैं। उनके ऊपर सीबीआई का यह मामला गलत है। किसान आंदोलन में वाटर कैनन बॉय के नाम से मशहूर नवदीप सिंह जलभेड़ा को कल रात अंबाला जेल से रिहा कर दिया गया है। उनकी रिहाई पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से उनको जमानत मिलने के बाद हुई है। उनके ऊपर करीब 16 केस पुलिस ने लगा रखे थे और उनके साथ पुलिस ने बहुत अपमानजनक व्यवहार किया है। उनके चड्डे तक पाड़े गए हैं। पंजाब असेंबली में पिछले साल पास किए गए यूनिवर्सिटी संशोधन कानून को राष्ट्रपति ने मंजूरी नहीं दी है। इस बिल के हिसाब से 12 स्टेट यूनिवर्सिटीज का चांसलर मुख्यमंत्री को होना था, लेकिन अब यूनिवर्सिटीज के चांसलर गवर्नर ही बने रहेंगे। आज वाटर कैनन नवदीप सिंह की रिहाई के बाद उनका अंबाला की अनाज मंडी में सम्मान समारोह रखा गया था। उसमें पंजाब और हरियाणा के किसान भाग लेने के लिए आगे जा रहे थे। उनको पुलिस ने रोका और अनाज मंडी से 25 किसान नेताओं को गिरफ्तार भी किया। हालांकि एक बड़े प्रदर्शन के बाद उन किसानों को छोड़ दिया गया। ये थी आज की मुख्य खबरें। अब करते हैं इन खबरों का विश्लेषण और शुरुआत करते हैं पहली खबर से, जो कि महाराष्ट्र और हरियाणा से है। महाराष्ट्र और हरियाणा की खबरें मैं लगातार आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हरियाणा में 2 महीने बाद और महाराष्ट्र में 3 महीने बाद विधानसभा चुनाव हैं और यहाँ के जो दोनों राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो सब हम सबको पता है कि बीजेपी के ही हैं और बड़ी बड़ी घोषणाएं और बड़ी बड़ी चालाकियां अब वो लगातार कर रहे हैं। इसलिए आप सबको भी इन दोनों सूबों की राजनीति में इंटरेस्ट लेना चाहिए। महाराष्ट्र से जो पहली खबर आई उसमें जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उन्होंने एक बड़े वजीफे योजना की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि जो भी महाराष्ट्रियन 12वीं पास कर जाएगा उसको 8,000 रुपये का वजीफा दिया जाएगा। जो डिप्लोमा कर रहा होगा उसको 10,000 का वजीफा दिया जाएगा। जो ग्रेजुएशन कर रहा होगा उसको 12,000 रुपये का वजीफा दिया जाएगा। और ये वजीफे की पात्रता उन्होंने कहा है कि पास होने के बाद 1 साल आपको किसी भी औद्योगिक इकाई यानी कि इंडस्ट्रियल यूनिट में आपको 1 साल की अप्रेंटिस करनी पड़ेगी और उस दौरान ये वजीफा आपको दिया जाएगा और सरकार इसके लिए पूरी तरह जवाबदेह है। कहीं ना कहीं ये जो एक बेरोजगारी का मुद्दा है उसको लेकर उन्होंने घोषणा की है। महाराष्ट्र के जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें भी एकनाथ शिंदे और बीजेपी का जो अलायंस था उसको बहुत बड़ा नुकसान हुआ और वहाँ पर कांग्रेस का अलायंस और जो शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली है, उद्धव ठाकरे का अलायंस और जो शरद पवार वाली एनसीपी है उसके अलायंस ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था। इस वजह से जो एकनाथ शिंदे हैं वो अपनी सत्ता बचाने के लिए इस किस्म की योजनाएं घड़ रहे हैं। और एक दूसरी खबर वो हरियाणा से है। हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है। नायब सिंह सैनी ने भी आज एक बड़ी घोषणा की है। आपको बता दूं कि हरियाणा के लोकसभा चुनाव में जो अग्निवीरों का मुद्दा था वो बहुत बड़ा मुद्दा था, क्योंकि
कि हरियाणा से, पंजाब से, राजस्थान से, ये ऐसे इलाके हैं जहां से फौज में बहुत बड़ी मात्रा में युवा भर्ती होते हैं। और हरियाणा में जब अग्निवीरों का मामला चला तो कहीं ना कहीं एक बड़ा नुकसान बीजेपी को होता हुआ दिखाई दिया। अब नायब सिंह सैनी ये नुकसान विधानसभा में नहीं उठाना चाहते, इसलिए उन्होंने अग्निवीरों को 10% रिजर्वेशन स्टेट की नौकरियों में देने की घोषणा की है। यानी कि जो भी अग्निवीर फौज से 4 साल की नौकरी के बाद घर पे वापस आएगा, वो जब हरियाणा सरकार की नौकरियों में अप्लाई करेगा तो उसको 10% रिजर्वेशन दिया जाएगा। उसमें कांस्टेबल की नौकरी होगी, पुलिस की, फॉरेस्ट गार्ड हो गया, कैनाल गार्ड हो गया, ये इस किस्म की जो नौकरियां हैं, जिसमें एक हिसाब से कांस्टेबल टाइप जो नौकरियां हैं या फिर जो गार्ड की नौकरियां हैं, उनमें इन नौजवानों को 10% का रिजर्वेशन दिया जाएगा। हालांकि जो बी क्लास नौकरियां होंगी उनमें सिर्फ 1% का रिजर्वेशन ही दिया गया है। इसके अलावा जो कहीं ना कहीं नायब सिंह सैनी है, उन्होंने ये भी कहा है कि अग्निवीरों को मुफ्त में यानी कि बिना किसी ब्याज के 5 लाख तक का लोन भी हरियाणा सरकार देगी। तो ये कहीं ना कहीं नायब सिंह सैनी को घोषणा इसलिए ही करनी पड़ रही है क्योंकि हरियाणा में अग्निवीर एक बड़ा मुद्दा है और युवाओं की डिमांड तो ये है कि जो अग्निवीर है वो वही स्कीम खारिज होनी चाहिए। हमें आर्मी में ही जो पहले की तरह रेगुलर जॉब है वो मिलनी चाहिए। आप हमें आर्मी में भर्ती कर रहे हैं और फिर हमें वापस भेज दे रहे हैं। इस जो आज ये घोषणाएं की हैं नायब सिंह सैनी ने, इसने उसमें उन्होंने कहा है कि जो अग्निवीर होंगे वो ट्रेंड स्किल्ड युवा होंगे और उनका लाभ हरियाणा सरकार भी उठाएगी। हालांकि आप उनका लाभ नहीं उठाएंगे बल्कि उन नौजवानों का कहीं ना कहीं आप इस्तेमाल कर रहे हैं। उनको एक गलत नीति, मैं तो ये कहूँगा कि गलत नीति के तहत युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करके आप उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये इतनी तल्ख टिप्पणी होनी ही चाहिए थी। और दूसरी, नायब सिंह सैनी और अमित शाह का भी एक, और राव इंद्रजीत का एक जिक्र भी मैं कर देता हूं। मैंने कल आपको खबर दी थी कि ओबीसी को टारगेट बीजेपी हरियाणा में कर रही है और उसको लेकर रेवाड़ी में जो अहिरवाल बेल्ट है, बेसिकली हरियाणा में अहिर ओबीसी बेल्ट में, वो ओबीसी रिजर्वेशन में आते हैं, तो वहां पर उन्होंने बड़ा जलसा किया था और वहीं पर अमित शाह ने और राव इंद्रजीत सिंह ने जो सीएम है नायब सिंह सैनी, उनको धकेल दिया था और उसके विजुअल काफ़ी वायरल रहे। लोग कह रहे हैं कि देखो अहिरवाल में राव इंद्रजीत से बड़ा नहीं है नायब सिंह सैनी का चेहरा, इसलिए उनको धक्का मारा गया। तो ये बहुत सारी अभी अपडेट आ रही हैं। जैसे एक अपडेट दीपेंद्र हुड्डा के बारे में है। दीपेंद्र हुड्डा अपनी यात्रा निकाल रहे हैं। मैंने आपको बताया हरियाणा मांगे हिसाब नाम से, पहले करनाल फिर यमुनानगर, आज वो पानीपत में है। तो ये पॉलिटिक्स की अपडेट हैं। अब मैं जो आंदोलन की अपडेट है हरियाणा की वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको कल मैंने बताया था कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से वाटर कैनन बॉय के नाम से मशहूर अंबाला के जलभेड़ा गांव के नवदीप सिंह को जमानत मिल गई है। उनको कल रात को उनकी रिहाई भी हो गई और वो कल रात के करीब 9 साढ़े 9 बजे के आसपास अंबाला की सेंट्रल जेल से, वो अंबाला की जेल से बाहर आए हैं। और आपको बता दें कि उनकी रिहाई को लेकर एक बड़ा प्रोटेस्ट कॉल थी, वो थी 17 जुलाई यानी कि आज की अंबाला की अनाज मंडी में। उससे वहाँ से किसानों ने इकट्ठा होकर एसपी ऑफिस का घेराव करना था। लेकिन कल रात को जैसे ही आनन फानन में पुलिस ने उनको रिहा करने के लिए जमानत दिलवाई उनको, और जब उनको जमानत मिल गई तो एक हिसाब से रिहा तो हो गए, तो किसानों ने उनके उस रिहाई को विजय जुलूस में बदल दिया कि चलो ठीक है 17 जुलाई को हम इकट्ठा तो हो रहे हैं, अनाज मंडी से हम अपने मोर्चे तक एक विजय जुलूस निकालेंगे। इसको लेकर पुलिस ने इसे गैर कानूनी बताया और जो किसान, शुरुआत की एक जो खेप किसानों की 25-30 किसान जब अम्बाला अनाज मंडी में पहुंचे तो उनको गिरफ्तार कर लिया। उसमें ज़्यादातर किसान नेता थे और जो किसान पंजाब की तरफ से आ रहे थे और जो हरियाणा की तरफ से आ रहे थे, उनको हरियाणा में जो अम्बाला हिसार रोड है उस वहाँ पर एक गांव पड़ता है, वहाँ पर उनको रोक लिया गया। वो विजुअल भी काफ़ी वायरल हुए और हज़ारों की गिनती में किसान थे, हज़ारों की गिनती में पंजाब से किसान आए हुए थे, हज़ारों की गिनती में हरियाणा से भी किसान आए हुए थे। तो उन सब किसानों को रोक लिया गया। पुलिस ने जो टिप्पर होते हैं उनको रोड पे खड़ा कर दिया और किसानों को आगे बढ़ने से रोका गया, उनको आगे नहीं बढ़ने दिया गया। तो कई सारे सवाल हैं इसको लेकर कि क्या एक नौजवान किसान जिसको 111 दिन तक जेल में रखा बिना बात, उसका विजय जुलूस, उसकी जो रिहाई हुई है, 16 केसों में उस लड़के को फंसा रखा था, क्या उसकी विजय जुलूस भी नहीं निकाल सकते। दूसरी बात, नवदीप सिंह ने कई अहम जानकारियां भी दी हैं। जानकारियां क्या, मेरी फ़ोन पे भी बात हुई उनसे, तो उन्होंने मेरे को बताया कि उनके चड्डे पाड़े गए,
और उनको 45 पुलिस वालों ने रिमांड उनका लिया है। उन्होंने कई सिख जो पुलिस अफसर थे उनके ऊपर भी आरोप लगाए हैं कि उन्होंने गैलेंट्री अवार्ड के लिए, मेडल के लिए मेरे साथ बहुत जुल्म ढाया है। कईयों के उन्होंने नाम भी लिए हैं। उन्होंने बताया कि उनको जाते ही पहले नंगा कर दिया गया, उसके बाद 45 पुलिस अफसर आ गए और उनके जो चड्डे पाड़ना आप सबको पता ही है, क्योंकि 1984 के बाद हमने कितने ही नौजवानों की ये चीज़ें सुनी हैं कि कितनी बुरी तरीके से पंजाब पुलिस ने उन नौजवानों के साथ बर्ताव किया था हवालात में। वैसा ही केस हम सबको नवदीप सिंह के मामले में मिला है। उसके बाद हरियाणा में कोर्डी फेरना होता है, यानी कि पत्थर का एक गोल बड़ा सा कोर्डी होती है, पंजाब में क्या कहते हैं उसको मुझे नहीं पता, लेकिन पहले हमारे खेतों में होती थी। तो वो दोनों उसको ऐसे उल्टा लेटाकर नवदीप सिंह को, और उसकी पटों पे ऐसे फिराई गई है। जो पत्थर होता, गोल पत्थर होता है, उसके ऊपर 2-2 पुलिस वाले खड़े हो गए ताकि जो पट होते हैं, पटों का जो मांस होता है और जो हड्डियां होती हैं वो तोड़ी जा सकें, पटों की नसें मारी जा सकें ताकि चलने फिरने में आगे दिक्कत आए। इतना तशद्दुद नवदीप सिंह के ऊपर हुआ। उसको बर्फ़ की सिल्ली के ऊपर भी बैठा के रखा है और उसके साथ मतलब बहुत ज़्यादा मारपीट हुई है। उसने आके सारी डिटेल दी हैं, लेकिन उसके माँ बाप भी बहुत ऐसे चढ़ती कला में थे और उस नवदीप सिंह ने भी कहा है कि कौम के लिए ऐसी चाहे वो कितनी ही तशद्दुद पुलिस करती, वो सब झेल जाते। और नवदीप सिंह काफ़ी तगड़े नौजवान हैं। आपको एक जानकारी और दे देता हूँ, किसान आंदोलन की वजह से आप नवदीप सिंह को जरूर जानते हो, लेकिन नवदीप सिंह को अंबाला में उसके शरीर के लिए भी जाना जाता है। 6.25 फुट उसका कद है और जिम वो बहुत शानदार जिम लगाता है। उसका बेंच प्रेस से लेकर और उसके मसल्स, वो बहुत शानदार युवा है जिम के मामले में और शरीर के मामले में। लेकिन पुलिस ने आप देखिए कि उसकी पटों की, उसकी हड्डियों की, उसकी नसों को मारने के लिए किस किस्म की तिकड़में बिड़ाई हैं। फाइनली वह बाहर अपने माता पिता के पास है। आज शंभू बॉर्डर पर उसका सम्मान भी हुआ। उसका सम्मान हालांकि जो अम्बाला की अनाज मंडी वहाँ पर किया जाना चाहिए था, लेकिन पुलिस ने उसमें खलल डाली, उसको रोका गया। तो वापस शंभू बॉर्डर जाके किसानों ने अपने किसानों की रिहाई करवा के उसका सम्मान किया है। आज आखिरी दिन भी था जो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने 1 सप्ताह पहले हरियाणा सरकार को कहा था कि आप जो बॉर्डर आपने सील कर रखे हैं उनको आप खोलिए, लेकिन वो अल्टीमेटम पूरा हो गया है। और यानी कि हरियाणा सरकार ने कहीं ना कहीं उनके जो उन्होंने आप कहें कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था, आदेश दिया था, उसकी अवहेलना की है, उसकी अवमानना की है। तो इसको लेकर देखते हैं कि आगे क्या कार्रवाई होती है। आज खुद पुलिस ने जब किसान अनाज मंडी में बढ़ रहे थे तो वहाँ पे भी उन्होंने जो टिप्पर ट्रक खड़े करके बैरिकेड लगा के उन किसानों को रोकने की कोशिश की। तो ये आज के जो किसान आंदोलन की गतिविधि थी नवदीप सिंह का मैं इंटरव्यू भी आप तक जरूर जल्दी ही पहुंचाऊंगा। अभी तो वो अपने माता पिता से भी मिल रहा है और जो और भी बहुत सारे जो पत्रकार हैं वो उनका इंटरव्यू कर रहे हैं। तो मैं भी बहुत जल्द ही शायद कल या परसों आप तक जो उनका इंटरव्यू है नवदीप सिंह का वो आप पहुँचाऊँगा और पूरी बात बताऊँगा कि उनकी गिरफ्तारी से लेकर, और जो कोशिश करूँगा कि उनसे सारी बातें जान सके कि उनके साथ पुलिस ने किस किस्म का व्यवहार किया है। अब हम अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अगली खबर आई बिहार से। बिहार में आज एक मुहर्रम के जुलूस में जो मुसलमान थे वो उनमें से एक दो के पास फ़लस्तीन का झंडा था, तो पुलिस ने इसी बिना पे उनको गिरफ्तार कर लिया। हालांकि अभी तक पुलिस ने जानकारी नहीं दी है कि उनके ऊपर क्या मामला दर्ज किया गया है, क्या कार्रवाई उसके ऊपर करेंगे। लेकिन आप देखिए कि क्या मुहर्रम के जुलूस में फ़लस्तीन का झंडा जो फ़लस्तीन में नागरिकों के साथ हो रहा है, क्या उनके साथ एक सॉलिडेरिटी शो भारत के मुसलमान नहीं कर सकते? उसके ऊपर भी ये सरकार गिरफ्तार कर ले रही है। एक तरफ तो भारत सरकार फ़लस्तीन और जो इजराइल का युद्ध है उसको रुकवाने की बात करती है, दूसरा अगर फ़लस्तीन में नागरिकों मुसलमानों के ऊपर अगर हमले हो रहे हैं तो उसको अगर उसकी सॉलिडेरिटी में भारत के मुसलमान कोई जुलूस निकालना चाहें या फिर कोई धार्मिक जुलूस में उनका झंडा दिखाना चाहें तो उसके ऊपर गिरफ्तार कर लिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये तो मैं मानूंगा कि नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं वो तो सेकुलर पोजीशंस के लिए जाना जाते हैं, उनको तो उनको ये सब नहीं करना चाहिए था। अगली खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। अगली खबर उत्तर प्रदेश से आई। उत्तर प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश की मैं हर बुलेटिन में खबरें इसलिए बताता हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा सूबा है और उसकी राजनीति जो सेंटर की राजनीति है उसको प्रभावित करती है। और उत्तर प्रदेश में अभी जो मुख्यमंत्री की कुर्सी है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, हिंदुत्व का चेहरा हैं, उनकी कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है क्योंकि उनकी टक्कर सीधी नरेंद्र मोदी और अमित शाह से चल रही है। अमित शाह ने 2 लोगों को उंगली लगा रखी है, एक तो ब्रजभूषण शरण सिंह को लगा रखी है और दूसरा जो डिप्टी सीएम है यानी कि उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य, उनको केशव प्रसाद मौर्य ने आज मुलाकात भी की थी जेपी नड्डा से। और ये अफवाह बहुत तेज चल रही हैं कि कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटाया जाना है।
इसको लेकर अखिलेश यादव लगातार हमलावर हैं कि कह रहे हैं कि इनकी आपसी लड़ाई के चक्कर में राज्य का नुकसान हो रहा है और बहुत सारे युवाओं का भविष्य भी अधर में लटक रहा है। बहुत सारे मुद्दे हैं जो उत्तर प्रदेश में पेंडिंग पड़े हैं, तो अखिलेश यादव उन मुद्दों को उठाना की कोशिश कर रहे हैं और साथ में दोनों पर हमलावर भी हैं। अब हम अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और अगली खबर जो पड़ोस के जो मुल्क है बांग्लादेश, वहाँ से आई। बांग्लादेश में बड़ा स्टूडेंट मूवमेंट हो रहा है। बांग्लादेश में 5-6 साल में आपको एक स्टूडेंट मूवमेंट दिखता ही है जिसमें कई स्टूडेंट्स की जान भी जाती है, और इस स्टूडेंट मूवमेंट में करीब 6 स्टूडेंट लीडर्स की जान गई है, जो कि बड़ा होता है और काफ़ी उग्र यानी कि वायलेंट जो स्टूडेंट मूवमेंट हो गया है। ये जो स्टूडेंट हैं ये मूवमेंट क्यों कर रहे हैं, आंदोलन क्यों कर रहे हैं, इसके बारे में आपको बताता हूँ। बेसिकली जो शेख हसीना हैं वहाँ की जो प्रधानमंत्री कह लीजिए बांग्लादेश की, तो उन्होंने एक रिजर्वेशन लागू की है। उस रिजर्वेशन में क्या है, जिन्होंने भी बांग्लादेश 1971 में जब अलग हुआ उसमें भाग लिया था, यानी कि स्वतंत्रता बांग्लादेश को एक हिसाब से दिलवाई थी, उनके परिवारों को रिजर्वेशन देने की डिमांड की बात कही गई है इस बिल में, और कहा है कि ऐसे परिवारों को के बच्चों को नौकरियों में तरजीह दी जाएगी। इसी रिजर्वेशन के खिलाफ लड़ाई हो रही है और उसमें स्टूडेंट्स का कहना है कि शेख हसीना अपने पार्टी वर्कर्स के जो बच्चे हैं उनको सरकारी रोजगारों में सेट करने के लिए रिजर्वेशन पॉलिसी लेकर आए हैं, इसलिए हम सब इसका विरोध कर रहे हैं। तो ये बांग्लादेश से अपडेट है, 6 स्टूडेंट्स की मौत और एक बड़ा स्टूडेंट मूवमेंट अभी वहाँ पर जारी है। अगली खबर की बात करते हैं, अरविंद केजरीवाल के बारे में है। अरविंद केजरीवाल की जमानत को लेकर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि जब ईडी वाले मामले में उनको जमानत मिल गई थी, सुप्रीम कोर्ट से भी उनको राहत मिल गई थी, तब एन मौके पर सीबीआई ने उनको मामले में गिरफ्तार किया है, जबकि हम सबको पता है कि वो तो जनता द्वारा चुने हुए मुख्यमंत्री हैं। और जब ईडी वाले मामले में राहत मिली तो दूसरी एजेंसी नरेंद्र मोदी ने भेज के, सीबीआई भेज के उनको गिरफ्तार करवा लिया। और कोई आतंकवादी तो है नहीं, उनका जब ट्रायल चल रहा है तो सीबीआई भी उनको बिना गिरफ्तार किए उनके मामले को कोर्ट में चला सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं किया। तो अरविंद केजरीवाल को लेकर बहुत सारी थियरी चल रही हैं। सीबीआई और ईडी तो लगातार कह रही है उनके पास सबूत हैं, पुख्ता सबूत हैं, और उनको शराब नीति घोटाले का किंगपिन बताया जा रहा है। हालांकि सच्चाई तो ट्रायल के बाद पता चलेगी। तो अब 29 जुलाई को उनके मामले की सुनवाई होगी। 29 जुलाई को पता चलेगा कि अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे या वो जेल में ही रहेंगे। अब हम अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और अगली खबर है पंजाब के बारे में। पंजाब विधानसभा ने पिछले साल एक इम्पोर्टेंट बिल पास किया था। उस पंजाब ने जो बिल पास किया था भगवंत मान ने, उसका नाम था यूनिवर्सिटी संशोधन एक्ट। और उसमें क्या था, उसमें किस चीज़ का संशोधन किया गया था? बेसिकली पंजाब में जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका चांसलर गवर्नर है। भारत में जितनी भी स्टेट यूनिवर्सिटी हैं उनमें बेसिकली जो स्टेट के गवर्नर होते हैं वो चांसलर होते हैं। और जो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है या एक दो और यूनिवर्सिटियां हैं, वहाँ पर पिछले साल जब भगवंत मान वाइस चांसलर अपॉइंट करना चाहते थे, उस समय गवर्नर ने टांग अड़ाई थी। इसको लेकर उन्होंने ये बिल पारित कर दिया था, लेकिन राष्ट्रपति ने द्रौपदी मुर्मू ने आज उस बिल पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, उसको खारिज कर दिया है। इट मीन्स गवर्नर वापस से अब जो यूनिवर्सिटियां हैं पंजाब की उनके चांसलर बन गए हैं। यानी कि जो गवर्नर हम सबको पता है अभी बीजेपी की ओर से अपॉइंट होकर आ रहा है और वही यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर अपॉइंट करेगा। तो पंजाब की जो यूनिवर्सिटियां हैं उनको एक उनकी भगवाकरण की जो सेफरनाइजेशन की नीति है वो तो बीजेपी की है ही है। हालांकि भगवंत मान को भी मैं इतना सियाना नहीं मानता कि वो बहुत आइडियोलॉजिकल स्ट्रॉन्ग कोई वाइस चांसलर दे पाते यूनिवर्सिटियों को, क्योंकि खुद वो आइडियोलॉजिकली बैंकरप्ट हैं। ना तो वो फेडरल इश्यूज़ पे कोई स्टैंड लेते हैं, ना पंजाब के जो इश्यूज़ हैं पॉलिटिकल प्रिजनर्स के और भी कई चीज़। इवन उन्होंने तो अमृतपाल सिंह को जेल तक में भिजवा रखा है एनएसए लगवा कर, तो उनको भी कोई बड़ी समझ नहीं है। तो हालांकि उन्होंने जो एक्ट पास करवाने की कोशिश की थी वो कहीं ना कहीं सूबे के वध अधिकार वाली जो लड़ाई होती है, फेडरल जो नुक्तों पर जो लड़ाई होती है उसका एक हिस्सा थी, लेकिन वो अब नहीं हो पाएगा। और पंजाब के साथ एक बार फिर से मैं तो ये कहूँगा कि पंजाब के लोगों ने जिनको मैंडेट दिया था, उन्होंने कोई बिल पास किया, उसको सेंटर ने अपने फोर्स से एकदम गिरा दिया है। तो जो सेंटर स्टेट रिलेशन है उसमें कहीं ना कहीं सेंटर ने पंजाब के ऊपर दोबारा अपना हावीपन दिखाया और ये जताया कि असली केंद्र बिंदु सत्ता का, पॉलिटिक्स का असली पावर सेंटर हम हैं। केंद्र ने जताने की कोशिश की है। अब हम अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और अगली खबर भी पंजाब से आई। पंजाब में जैसे एक आंदोलन तो चल रहा है खनौरी बॉर्डर और
शंभू बॉर्डर पे, उसमें एसकेएम नॉन पॉलिटिकल और श्रवण पंदेरोर वाला जो किसान मजदूर मोर्चा है और हरियाणा के जो ये अंबाला वाले किसान यूनियन होगी या फिर और जो सोनीपत वाली किसान यूनियन होगी, उनका जो मोर्चा वो तो चल ही रहा है। जो एसकेएम राज्यवाल गुट वाला है, उग्राहा राज्यवाल, ये सब ये कोई आंदोलन तो कर नहीं रहे, ये क्या कर रहे हैं, ज्ञापन खेल रहे हैं। तो आज संगरूर के जो एक हिसाब से सांसद हैं गुरमीत मीतेर, बरनाला में उनके आवास पर ये बीकेयू उग्राह वाले गए और 3-4 घंटे उन्होंने भाषण दिया और एक ज्ञापन देके चले गए। और उस ज्ञापन में क्या था कि आप प्राइवेट मेंबर बिल लेके आइए। हालांकि इसको लेकर बहुत बार ज्ञापन भी दिए जा चुके हैं। जो किसान धरना दे रहे हैं वो खुद मिल चुके हैं विपक्ष के सांसदों से, लेकिन फिर भी वो अपनी एक्टिविटी दिखाने के लिए, क्योंकि आज हरियाणा के बॉर्डर खुलने की मामला था ना, तो इसलिए पंजाब के किसान ज़्यादातर बॉर्डरों पे आए हुए थे कि अगर बॉर्डर खुलेंगे तो हम आगे दिल्ली की तरफ जाएंगे, या फिर नवदीप की जो सम्मान समारोह अम्बाला में उसमें शामिल होंगे। उसी के काउंटर में बीकेयू उग्राहा ने ये प्रोग्राम रखा था ताकि जो बरनाला संगरूर के किसान हैं वो पंजाब हरियाणा बॉर्डरों पे ना जाएं या नवदीप के सम्मान समारोह में ना जाएं। तो आप देखिए कि किस किस्म का एक हिसाब से एक कंपटीशन किसान यूनियनों में चल रहा है। जो राज्यवाल गुट उग्राहा गुट है उसको आंदोलन का साथ दे देना चाहिए। अभी वो ज्ञापन क्या खेल रहे हैं, जब इतना बड़ा आंदोलन उस मुद्दे पे चल रहा है तो उनको भी कोई ना कोई बॉर्डर लेके उसको रोक लेना चाहिए या फिर आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन नहीं, वो कहीं ना कहीं एक हिसाब से ज्ञापन या पुतला फूंक प्रदर्शनों पे ही लगे हुए हैं। पक्के मोर्चे लगाने वाली स्थिति में वो नहीं जा रहे हैं। हालांकि देखना होगा, उन्होंने ऐलान तो किया कि हम आगे पक्के मोर्चे लगाएंगे, पर देखना होगा कि कब ऐसा दिन आएगा। तो आज के लिए इतना ही। ये आज की मुख्य खबरें थी, उनका विश्लेषण भी मैंने आपको पेश किया और जल्द ही मैं नवदीप सिंह का आपको इंटरव्यू भी लेकर आपके पास आप तक आऊँगा।